नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय में भारत के भौगोलिक वितरण को, भारत का भौगोलिक वितरण। और इसमें हमने बताया था कि भारत के भौगोलिक वितरण को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें उत्तर पर्वतीय श्रृंखला का अध्ययन हम कर चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में फिर हमने उत्तर के विस्तृत मैदान का अध्ययन किया। आज जो हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे, प्रमुख रूप से वह प्रायद्वीपीय भारत का पठार, इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, जो कि गोंडवाना भूमि का अंग है। जब हम पढ़ा रहे थे भारतीय प्लेटों के प्रवाह से संबंधित तथ्य स्पष्ट कर रहे थे कि भारतीय प्लेट का संवहन उत्तर पूर्व दिशा में हुआ, जो कि गोंडवाना भूभाग से अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। तो यह प्राचीनतम भाग है, जो कि पृथ्वी के उत्पत्ति का समय का है। अगला देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भाग है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। आप मैप में देख सकते हैं, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और इसकी उत्तरी सीमा जो है अस्पष्ट नहीं है, अनियमित है, और यह उत्तर के मैदानी भाग से जुड़ी हुई है, मिल जाती है। जो प्रायद्वीपीय सीमा है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, उत्तर के मैदानी भाग से जुड़ा हुआ है, उसमें मिला हुआ है। इसका अवलोकन करें तो देखें कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत श्रेणी, पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट और पूर्वी सीमा पूर्वी घाट के द्वारा निर्धारित है। और इसी के मध्य में फिर देखें कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट श्रेणियां नीचे जाकर नीलगिरी इलायची की पहाड़ियों से जुड़ गई हैं, और इसी के बीच में ये त्रिभुज के आकार का हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम भूभाग अवस्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों से हुआ है। आग्नेय शैलें प्राचीनतम शैलें होती हैं, जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा से होता है। ठीक है, जो मेंटल सीमा है, जैसे ये क्रस्ट है और क्रस्ट के नीचे जो मेंटल वाली सीमा है, तो क्रस्ट में जब भ्रंश पड़ता है तो मेंटल सीमा से द्रवित मैग्मा बाहर क्यों निकलता है, और यही मैग्मा जब ठंडा होकर जम जाता है तो उसको कहते हैं आग्नेय शैल। इसमें देखें कि जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय शैल समूहों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, किंतु खनिज संपदा की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कि खनिज संपदा का भंडार है। इसमें प्रमुख खनिज लौह, मैग्नीज, कोयला, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम आदि पाया जाता है, अभ्रक। तो खनिज संपदा की दृष्टि से मूल्यवान है, किंतु इसमें जीवाश्म नहीं। जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं? परतदार शैल समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह है प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति और इसकी विशेषताएं। इसमें फिर देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भूखंड है, प्रायद्वीपीय भूभाग है, इसको उच्चावच लक्षणों के आधार पर, देखिए यहाँ पे नोट है कि उच्चावच लक्षणों के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को
तीन भागों में बांटा जा सकता है। उच्चावच दशाएं यानी सागर तल से ऊंचाई के आधार पर प्रायद्वीपीय भूखंड को तीन भागों में बांटा जा सकता है। मध्यवर्ती उच्च भूमियां, दक्कन का पठार और उत्तर पूर्व का पठार। इसको हम बारी बारी से समझेंगे, मैप पर अच्छे से अध्ययन करेंगे। देखें, सबसे पहले जानें कि भारत के बीचों बीच कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके नीचे सतपुड़ा, इधर महादेवन, कैमूर, मैकाले की पहाड़ियां फैली हुई हैं। इसमें जो विंध्याचल श्रेणी है और सतपुड़ा श्रेणी है, इनके बीचों बीच एक नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी, जो पश्चिम की ओर बहती है। और ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, यानी एक भ्रंश दरार में घाटी में बहने वाली नदी है और ये अरब सागर में गिरती है। सतपुड़ा और महादेवन के बीच ताप्ती नदी प्रवाहित होती है और यह भी इसी के समानांतर यहाँ खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। जो ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य दो भागों में विभाजित करती है। नर्मदा नदी के उत्तर के पठारी भाग को हम कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमियां और नर्मदा नदी के दक्षिण का जो पठारी भाग है उसको कहा जाता है दक्कन का पठार। ध्यान देंगे, तो नर्मदा नदी के उत्तर में मध्यवर्ती उच्च भूमियां हैं और मध्यवर्ती उच्च भूमियों में देखें कि मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार आता है। यहाँ पे सब स्पष्ट है और इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले देखें मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है ये विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में और उत्तर पश्चिम की ओर अरावली से घिरा हुआ है, यानी विंध्याचल के उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर अरावली से घिरा हुआ मालवा का पठार है, जिसका विस्तार प्रमुख रूप से दो राज्यों में है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये पठारी क्षेत्र अरावली श्रेणी से पश्चिम की ओर भी रेत में कंकड़ में जाके मिल गया है, उससे जुड़ गया है। तो मालवा का पठार, इसकी भी आकृति त्रिभुजाकार है और देखें कि इस क्षेत्र में प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, जिनमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन प्रमुख नदियां हैं जो कि इस पठारी क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और गंगा की सहायक नदी सबसे बड़ी यमुना नदी है, उसमें जाके मिल जाती हैं। तो ये प्रवाह दर्शाता है कि जो मालवा का पठार है इसका झुकाव उत्तर की ओर है। मालवा का पठार यह दर्शाता है नदियां जो प्रवाहित होती हैं उसके प्रवाह की दिशा से यह विदित होता है कि मालवा का पठार उत्तर की ओर झुका हुआ है, जिससे चंबल, सिंध, बेतवा के नदियां जाके यमुना में मिलती हैं। और इसी तरह हमारा उत्तर का मैदान भी बना था, तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ प्रायद्वीपीय भारत से भी नदियां जाके उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती थीं और हिमालय क्षेत्र से भी नदियां आके गिरती थीं। क्लियर? ये समझ में आ रही है? चलिए और नेक्स्ट समझेंगे कि जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है इसका पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा, जबकि पूर्व की ओर ये संकीर्ण होता चला गया है। पश्चिमी भाग चौड़ा है और पूर्व की ओर पतला होता चला गया है। देखेंगे कि मालवा के पठार के पूर्व में बुंदेलखंड के पठार का विस्तार है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग,
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये है बुंदेलखंड का पठार। इसके पूर्व में थोड़ा नीचे की तरफ देखें तो बघेलखंड का पठार है। ये बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। और इसके पूर्व में पश्चिम दिशा की ओर देखें कि छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पठारी प्रदेश है। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में देखिए कि बहुमूल्य खनिज संपदा है। लौह, अयस्क, कोयला, मैग्नीज सब निकाले जाते हैं और यह कई राज्यों में फैला हुआ है, जिनमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र सम्मिलित हैं छोटा नागपुर पठार में। एक बार फिर सुनेंगे, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। तो यह हुआ मध्यवर्ती उच्च भूमियां और इसमें कौन कौन से पठार आते हैं इसके बारे में। आगे देखते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में स्थित है और इसकी पश्चिमी सीमा निर्धारित होती है पश्चिमी घाट श्रेणी से और पूर्वी सीमा पूर्वी घाट श्रेणी से निर्धारित होती है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में देखेंगे कि महादेवन, कैमूर, मैकाले की पहाड़ियां स्थित हैं और इसकी विशिष्टता को देखें तो प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूर्व की ओर है। जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें जो पश्चिमी घाट श्रेणी है, पश्चिमी घाट श्रेणी से जो भी नदियां निकलती हैं और पूर्व की ओर वो प्रवाहित होती हैं, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि दक्कन के पठार का ढाल पूर्व की ओर है। दक्कन के पठार का ढाल पूर्व की ओर है, जिससे ज्यादातर नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, जिनमें यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन सी नदियां हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ये सभी पूर्व की ओर ही प्रवाहित होती हैं, कारण इसका ढाल पूर्व की ओर है। सिर्फ 2 नदियां विंध्याचल के नीचे देखें, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इसका ढाल पश्चिम की ओर है, कारण कि यह भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण इनका ढाल पश्चिम की ओर है और ये अरब सागर में गिरती हैं, जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली ये बड़ी नदियां हैं। और भी छोटी छोटी नदियां हैं जो कि पश्चिमी घाट श्रेणी से निकलती हैं, लेकिन ये अपेक्षाकृत छोटी हैं और इनका ढाल पश्चिम की ओर है। तो पश्चिमी घाट श्रेणी से ढाल प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिम की ओर है, जबकि पश्चिमी घाट श्रेणी से ढाल देखेंगे कि पूर्व की ओर है। ठीक है, तो इस तरह से यह दक्कन के पठार से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को हमने देखा, समझा और खनिज संपदा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आगे हम देखेंगे कि उत्तर पूर्व का पठार। अब उत्तर पूर्व का पठार देखें कि यह भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा था, जो कि इसके बारे में बताया जाता है कि जब हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हो रहा था, तो उस समय भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा की ओर गति कर रही थी, जिससे कि मेघालय और इधर छोटा नागपुर पठार से उत्तर पूर्व की ओर पहाड़ियां हैं, जिन पहाड़ियों का नाम है, एक मिनट, राजमहल की पहाड़ियां है ना। तो राजमहल की पहाड़ियां हैं
राजमहल की पहाड़ियां और मेघालय के मध्य एक भ्रंश, एक बहुत बड़ी घाटी का निर्माण हो गया। जब भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हो रही थी तो मेघालय और यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं उसके बीच एक भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया, राजमहल की पहाड़ियां और मेघालय के बीच। और कालांतर में यह घाटी नदी के द्वारा लाए जलों निक्षेपों से भर गई और एक समतल वो मैदानी क्षेत्र बन गया। लेकिन जो यहाँ जुड़ा हुआ प्रायद्वीपीय भाग से पठारी प्रदेश था, इसका विस्तार पूर्व की ओर हो गया, कारण बीच में एक भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया। तो पूर्व की ओर उत्तर पूर्व राज्यों में भी देखें तो पठारी क्षेत्र का विस्तार है, जिसमें कि मेघालय में मेघालय का पठार, और यहाँ पे देखेंगे कि असम में भी एक पठार है, उसका नाम है कार्बी एलोंगा। एक मिनट, उसका नाम है, हाँ, कार्बी एलोंगा का पठार है ना, कार्बी एलोंगा, कार्बी एलोंगा का पठार है और यह असम राज्य में है। तो यह प्रायद्वीपीय, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, इसी का ही विस्तार है उत्तर पूर्व में मेघालय और कार्बी एलोंगा का पठार असम में। ठीक है, और यह भी जैसे ये खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्र है, ये भी पठारी क्षेत्र खनिज संपदा से एक समृद्ध क्षेत्र है। ठीक है, तो यह हुआ आज पठारों से संबंधित अध्ययन। आई श्योर कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नहीं समझ में आता है तो भी आप फीडबैक दें, हमें बताएं, और ज़रूर लिख के कुछ ना कुछ आप भेजें। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को जारी रखें। ठीक है।